हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो हिंदी काव्य भाग की क्लास नंबर 7 होगी। ये क्लासें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, एचटेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य करवाया जाएगा बिल्कुल कंप्लीट पीवाईक्यू के साथ, इसलिए आप इन क्लासों के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बाकी ईएमआरएस जो टीजीटी हिंदी का सिलेबस है उसके अनुसार मैं गद्य साहित्य कंप्लीट करवा चुकी हूँ। केवीएस और एनवीएस वाले भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का क्या है, सिलेबस बिल्कुल सेम है टीजीटी हिंदी का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हमने नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य को किया था। आज हम करेंगे जैन साहित्य और रासो साहित्य। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पढ़ते हैं जैन साहित्य। जैन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। आचार, रास, फागु, चर्यु, ये जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आचार, रास, फागु, चर्यु ये सब क्या है। तो ये क्या है, जैन साहित्य है, उसकी कुछ शैलियाँ हैं। आगे देखिए, आचार शैली की रचनाओं में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक को प्रधानता दी जाती है, यानी उसमें उपदेश ज़्यादा दिए जाते हैं घटनाओं के स्थान पर। और फागु और चर्यु में चरित्र वर्णन की प्रधानता होती है। रास शैली से तात्पर्य होता है उन कवियों से जिनका गायन रात्रि के समय ताल देकर किया जाता है। जैन साहित्य की रचना अपभ्रंश शैली और हिंदी दोनों से मानी जाती है, दोनों भाषाओं से हुई। रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। नहीं को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे आप। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के दूसरे प्रकरण अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत जिन 5 रचनाओं का उल्लेख किया, उनमें से जैन जो कवियों की संख्या 3 है। वो कौन कौन सी है? हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ, सूरी, ये तीनों क्या है, जैन कवि हैं। और हिंदी की जो प्रमुख जैन रचनाएं और उनके लेखक हैं, अब इनको देखते हैं। श्रावकाचार जो देवसेन की रचना है, ये कैसी जैन साहित्य की रचना है और इसका जो रचना काल है 933 ईस्वी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पीछे यूजीसी नेट के जो आया था पेपर उसमें पूछा गया था इसका रचना काल। और हिंदी का जो प्रथम उपलब्ध इसको रचना माना जाता है, किसको? श्रावकाचार को, जो देवसेन की रचना है। आगे देखिए, इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का जो वर्णन किया गया है। साहव पयास आचार्य देवसेन की अपभ्रंश भाषा की प्रमुख रचना है। कौन सी भाषा की है? अपभ्रंश की है। लघु नयन चक्र, दर्शनसार आचार्य देवसेन की क्या है, हिंदी रचनाएं हैं। ये इनकी दूसरी रचनाएं हैं। लघु नयन चक्र और दर्शनसार ये इनकी दूसरी रचनाएं हैं। अगली हमारी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी की रचना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी की प्रथम कवि और भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। वीर श्रृंगार प्रधान इस काव्य का अंत शांत रस से होता है। कौन से का? भरतेश्वर बाहुबली रास का। और ये क्या है, 250 छंदों का लघु क्या है, खंड काव्य है। बुद्धिरास, 5 पांडव रास ये शालिभद्र सूरी की अन्य रचनाएं हैं। तो बुद्धिरास और 5 पांडव रास भी किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। आगे देखिए, चंदन वाला रास ये आशगु की रचना है। 35 छंदों का लघु काव्य है ये। और जीव दया रास आशगु की इनकी क्या है, अन्य रचना है। देखिए, एक तो चंदनबाला रास हो गई, एक है जीव दया रास, ये दोनों ही किसकी है? आशगु कवि की रचना है। आगे देखिए, स्तुलिभद्र रास ये जिन धर्म सूरी की इसके लेखक है। और रेवंतगिरी रास ये विजयसेन सूरी की है। नेमिनाथ रास ये सुमति गणी की है। तो ये था जैन साहित्य हमारा। अब पढ़ते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार हैं वो देखते हैं। उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी की है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये क्या है, शालिभद्र सूरी की है। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी। 5 पांडव रास शालिभद्र सूरी। और चंदन बाला रास आशगु की है। जीव दया रास ये भी किसकी है? आशगु की है। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी की है। स्तुलिभद्र रास जिन धर्म सूरी की। नेमिनाथ सुमति गणी की। संदेश रासक अब्दुल रहमान पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। खुमान रासो दलपत विजय।
और बिशल देव रासो नरपति नालय प्रमाल रासो जगनीक की है। हमीर रासो आएगा, ये के नहीं आएगा यहाँ पर। हमीर रासो किसकी है? शारंगधर की। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की है। तो देखिए जो हमारी ये रासो साहित्य की जो रचनाएं और लेखक हैं आपको एक एक अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में बनता है। और आदिकाल की वह काव्यधारा जिसमें आश्रय दाता सामंतों की वीरता और विलासिता का वर्णन किया गया हो, रासो काव्य परंपरा के नाम से जानी जाती है। और साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। वीर गीत के रूप में उपलब्ध प्राचीनतम कृति है जो वो हमारी बिशल देव रासो है। प्रमुख रासो ग्रंथ और उनकी विशेषताएं, जो ग्रंथ दे रखे हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। जो उनके बारे में लाइन बार बार पूछी जाती है वो यहाँ मैंने लिख रखी है। तो देखिए पहले खुमान रासो के बारे में पढ़ते हैं। ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? दलपति विजय है। इसकी भाषा डिंगल है। किसकी? खुमान रासो की। और चित्तौड़ नरेश कुमार द्वितीय की वीरता का वर्णन है। इसमें 17वीं सदी के राजा राज सिंह का भी नाम आया है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर क्या है? संदेह व्यक्त किया जाता है। इसकी प्रामाणिकता जो है प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना में क्या है? संग्रहालय में सुरक्षित है। किसकी? खुमान रासो की। और 5000 छंदों का ये महाकाव्य है। कितने छंद है इसमें? 5000। काल की दृष्टि से हिंदी का प्रथम रासो ग्रंथ है। काल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा? खुमान रासो। बिशल देव रासो के रचयिता नरपति नालय है। रचना 1155 है। और रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के आरंभ में आए हुए रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है वो रासो शब्द से मानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द से रसायन शब्द से रासो शब्द की क्या है? उत्पत्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम वीर गीत मानते हैं। आगे है देखिए वीर गीत किसको मानते हैं? बिशल देव को। अब ये गेय शैली में लिखा गया है यानी गाया जाता है और वियोग श्रृंगार प्रधान रासो काव्य है। कौन सा? बिशल देव रासो। अजमेर नरेश विग्रह चतुर्थ जिनका उपनाम बिशल देव रासो था, उनकी रानी राजमती, इनका नाम याद रखना। और उनका वियोग पुनर्मिलन वर्णित है। कौन से में? बिशल देव रासो में। हिंदी में जो 12 मासा वर्णन पद्धति का आरंभ बिशल देव रासो से माना जाता है। 12 मासा का आरंभ आषाढ़ मास से होता है। कौन से मास से होता है? आषाढ़ से प्रारंभ से अंत तक एक ही छंद में क्या है? रचित है। 4 प्रकरण आएगा यहाँ पर प्रकरणों में और क्या है? 128 छंदों में क्या है? ये रचना है। आगे देखिए इसे मेघदूत संदेश रासक के समान दूत काव्य की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा ग्रंथ है हमीर रासो। 13वीं शताब्दी समय है। सारंगधर की रचना है। अनुपलब्ध रचना है। चौथा ग्रंथ है विजयपाल रासो। नल सिंह भाट की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र इसे आदिकाल की रचना न आएगा न मानकर भक्ति काल की रचना मानते हैं। किसको? विजयपाल रासो को। किसको? भक्ति काल की मानते हैं। कौन? नगेंद्र। और रामचंद्र शुक्ल ने इसका वर्णन अपभ्रंश की जो पुस्तक है उनके अंतर्गत किया है। इसमें तोप चलाने का वर्णन क्या है? मिलता है। किसमें? विजयपाल रासो में तोप चलाने का क्या है? वर्णन मिलता है। 5वां ग्रंथ है हमारा परमाल रासो। इसके रचयिता जगनीक है और 13वीं शताब्दी का भी ग्रंथ है ये भी। और वीर यानी 13वीं शताब्दी का देखिए एक तो ये है और हमने अभी ऊपर जो पढ़ा है वो भी 13वीं शताब्दी का है। हमीर रासो दोनों ही क्या है? ये है परमाल रासो और हमीर रासो 13वीं शताब्दी के हैं। और वीर रस प्रधान गेय काव्य है। महोबा कालिंजर के राजा प्रमादी देव का उपनाम प्रमाल था, इसलिए इसका नाम प्रमाल रासो है। इसमें महोबा के वीर सामंतों आला उदल की वीरता का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे आला खंड भी कहते हैं। किसको? परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। आला क्या है? एक लोक गायन शैली है और इसे आज भी बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गांव-गांव में गाया जाता है। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। 1865 में फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने इसे आलाखंड शीर्षक से क्या है? प्रकाशित करवाया था। एलियट ने करवाया था। और कब? 1865 में। आगे देखिए
बाद में श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी में से प्रमाल रासों को प्रकाशित करवाया। आगे है हमारा छठा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में प्रश्न आता है, इससे कोई भी प्रश्न आए तो पृथ्वीराज रासो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रचयिता इसके चंद बरदाई हैं और पृथ्वीराज चौहान का इसमें वर्णन है। आगे है चंद बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था, बाल सखा था, राज्य कवि भी था, सामंत था, सेनापति था। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद बरदाई को महाकवि माना है। क्या पृथ्वीराज रासो है, इसको तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और चंद बरदाई को हिंदी का क्या है, प्रथम महाकवि माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासो में जो क्या है 69 सर्ग हैं, सर्ग यानी अध्याय हैं और जिनको समय कहा जाता है। क्या है 69 कितने हैं सर्ग हैं और इनको समय कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, तो 69 हमारे क्या हैं समय है। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। देखिए छंदों के प्रकार अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो 68 है और समय कितने हैं 69 है। इसलिए पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चंद बरदाई को छंदों का राजा, छप्पे आएगा यहाँ पर, छप्पे का सम्राट भी कहा जाता है। किसको? चंद बरदाई को। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाए थे, उनके बेटे जल्लड़ ने इसको पूरा किया था। और यही यदि आदिकाल हिंदी का सर्वाधिक विवादों वाला काल है तो पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक जो विवादित रचना है। आगे देखिए हैव नहीं आएगा, है आएगा। पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है इसको लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो को कौन से विद्वान है वो अप्रामाणिक मानते हैं, कौन से प्रामाणिक मानते हैं, कौन से विद्वान अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अलग अलग से आपको इन लेखकों का जो नाम है याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टोड, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ, डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु आएगा और जॉर्ज ग्रियर्सन। ये सभी क्या मानते हैं, इसको प्रामाणिक मानते हैं। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या भी इसको प्रामाणिक मानते हैं। अब पढ़ते हैं जो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन है, देखते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद आएगा। कविराज श्यामल दान, मुरारी दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद और मोतीलाल मिनारिया, डॉक्टर वूलर, ये अप्रामाणिक मानते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल, इसको अप्रामाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा, ये सब क्या मानते हैं, इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ट्रिक के साथ इनको याद करेंगे कि किसने अप्रामाणिक, किसने प्रामाणिक, किसने अर्ध प्रामाणिक माना, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, चाहे कोई भी आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ बताया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब शुरू होता है हमारा आदिकाल का जो लौकिक साहित्य है वो, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप करना ना भूलें। धन्यवाद।